हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका एक और नई वीडियो के अंदर। जैसे आपको पता है अपन ने एक सीरीज शुरू कर रखी है बोर्ड एग्जाम के लिए 10th क्लास सीबीएसई की, जिसमें अपन ने सिविक्स का पहला चैप्टर कंप्लीट किया है। अभी थोड़े दिन पहले क्या, एक दिन पहले तो कंप्लीट किया है। और मैं मानता हूँ कि जितना मेरे से कोशिश हो सकती है मैंने कोशिश करके आपको पढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है। कहने का मतलब है कि लिमिटेड रिसोर्सेज के द्वारा मैं आपके लिए बढ़िया से बढ़िया वीडियो बनाने की कोशिश करता हूं, लेकिन आपका रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप उनका रेस्पॉन्स जरूर दें। जैसे आज हम हिस्ट्री का जो है ना, जो पहला चैप्टर है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, उसका पहला पोर्शन अपन पढ़ चुके हैं शुरू वाला। आज उसका सेकेंड पार्ट अपन पढ़ने वाले हैं। तो इस पोर्शन को आप अच्छी तरह से देखें ताकि आपको ये चीज़ें ढंग से समझ में आए। मैंने बढ़िया तरीके से आपको समझाने की कोशिश करी है। तो चलिए बिना कोई देरी करे आज का टॉपिक अपन स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको दिख रहा है साफ साफ, आज का हमारा टॉपिक है द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और इसमें से आप मान के चलो 100% कोई ना कोई सवाल तो जरूर आता है, 100% सवाल आता है इसके अंदर। तो इसीलिए आपको इस टॉपिक के ऊपर गौर करना बहुत जरूरी है। मैंने क्वेश्चन वाइज भी और टॉपिक वाइज भी बोर्ड के ऊपर सारी चीजें लिखने की कोशिश करी है, तो आप ध्यान से इन चीजों को देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या लिखा हुआ है? द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म कम विद द फ्रेंच रेवोल्यूशन इन 1789। पहला आपका एक क्वेश्चन बन गया ऑब्जेक्टिव का कि जो सबसे पहले जो ये अभिव्यक्ति आई नेशनलिज्म की, भाई जैसे मैंने बताया था पहले वाली क्लास के अंदर, नेशन स्टेट वाली जो है वो सबसे पहले कब देखने को मिली? जब फ्रांस के अंदर जो रेवोल्यूशन हुआ, फ्रांस के अंदर जो क्रांति हुई, क्रांति कब हुई? 1789 में। और इस रेवोल्यूशन का होने का मेन कारण यही था कि भाई कैसे भी करके जो एब्सोल्यूट रूल है या मोनार्की वाला जो सिस्टम है वो खत्म हो और उसकी जगह पर नेशन स्टेट वाला सिस्टम है आए। तो वो चीज यहां पर मेंशन की गई है। देखिए फ्रांस जो था पहले क्या था? फुल फ्लेज टेरिटोरियल स्टेट इन 1789 अंडर एब्सोल्यूट मोनार्क। जैसे मैंने कहा था पहले फ्रांस के अंदर कौन सा सिस्टम हुआ करता था? मोनार्की वाला सिस्टम हुआ करता था। अगर आपको याद हो 9th क्लास का, तो अपन ने फ्रांस वाला लुई 16 और वो जो राजाओं का जिक्र अपन ने पढ़ा था, तो वहां पर किस प्रकार का शासन होता था? मोनार्की वाला सिस्टम होता था, राजतंत्र होता था। समझ में आ गई बात? एब्सोल्यूट रूल का मतलब समझ गए होगे आप? ऐसा शासन जो निरंकुशवादी शासन होता है, यानी जिसके ऊपर किसी प्रकार की रोक नहीं होती है, किसी प्रकार की कोई बाउंडेशन नहीं होती है, तो उस तरह का शासन होता था। लेकिन जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है, जब 1789 के अंदर फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ तो ये चीजें फिर बदली। देखिए मैंने लिखा हुआ यहाँ पर मेंशन किया हुआ, आप इसी तरह से इसको ढंग से पढ़े, क्योंकि मैंने कहा आपको टॉपिक वाइज और मैंने क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग लिखने की कोशिश करी है। तो कौन कौन से बदलाव आए? पॉलिटिकल बदलाव आया और कॉन्स्टिट्यूशनल बदलाव आया। ऑब्वियस सी बात है, आना ही था कि मोनार्की को आप समाप्त करना चाहते हो, नेशन स्टेट चाह रहे हो, तो सिंपल सी बात है जब नेशन स्टेट होगा तो वहां पर पॉलिटिकली एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को स्टेब्लिश करने का प्रयास किया जाएगा नेशन स्टेट के अकॉर्डिंग, और वहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट भी होंगे। सिंपल सी बात है। तो ये जो है ना, ये जो बदलाव जो है वो कौन से रेवोल्यूशन के माध्यम से आए? फ्रेंच रेवोल्यूशन के माध्यम से आए। फ्रेंच रेवोल्यूशन शुरू कब हुआ? 1789 के अंदर। चलिए अगली बात, इससे क्या हुआ? लेट द ट्रांसफर ऑफ सोवरेनिटी फ्रॉम द मोनार्की टू ए बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन। जैसे मैंने कहा कि भाई इससे क्या हुआ कि जो पहले मोनार्की के अंदर, जो मोनार्की के अंतर्गत शासन होता था, वो स्थानांतरित हुआ। किसके अंदर स्थानांतरित हुआ? फ्रेंच सिटीजन वाली बॉडी के अंदर, निकाय के अंदर, जिसको अपन ने पढ़ा किसके हिसाब से? नेशनल असेंबली। आगे अपन पढ़ेंगे भी इसके अंदर कि नेशनल असेंबली को सारी की सारी क्या कर दी गई? पावर ट्रांसफर कर दी गई। और उसको इलेक्ट करने का काम किसको दिया? आपको याद हो तो अपन ने 9th क्लास में पढ़ा था, जो एक्टिव सिटीजन्स थे वो इसको क्या करेंगे? इलेक्ट करेंगे। तो एक ये बदलाव आया, ठीक है। पॉलिटिकल बदलाव मान लो आप इसको, कि जो मोनार्की है उसको तो आप खत्म करो, और जो भी मान लो पावर है वो किसको ट्रांसफर करो? एक बॉडी को, जो किनके द्वारा निर्मित की गई हो? सिटीजन्स के द्वारा निर्मित करी गई हो। समझ में आई बात है? फ्रेंच सिटीजन, यानी जैसे हम अपन बात करते हैं कि जब भी अपने देश के अंदर किसी रिप्रेजेंटेटिव को चुना जाता है, पावर देनी होती है, तो लोग उसको क्या करते हैं? इलेक्ट करते हैं। जैसे पार्लियामेंट होती है, लेजिस्लेचर होता है,
समझ में आ गई बात है। लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, लोकसभा, इस तरह से समझ में आ गई। तो आगे देखिए आप विच में अगला क्वेश्चन मैंने यहां पर लिखा है, ये तो अपना पूरा हो गया कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के द्वारा कौन कौन से बदलाव आए। एक जो फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज थे जिन्होंने इस रेवोल्यूशन को लीड किया, उनका मेन मकसद क्या था, वो मैंने क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आपको बताने की कोशिश की है। देखिए क्वेश्चन क्या है, विच मेजर्स एंड प्रैक्टिसेस वर used by the French revolutionaries to create a sense of collective identity in French people। यानी जो फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज थे उन्होंने फ्रांस के लोगों के अंदर वो सामूहिक पहचान वाला जो भाव है वो उत्पन्न करने के लिए उन्होंने कौन कौन से तरीके अपनाए और या फिर उनको इंप्लीमेंट करने का क्या किया, प्रयास किया। तो ये अपना सवाल रहेगा, इंपॉर्टेंट सवाल है, दोबारा बता रहा हूं इंपॉर्टेंट सवाल है, 3 मार्क्स में भी आ सकता है और 5 मार्क्स में भी आ सकता है, ये भी ध्यान रखना। तो देखिए उन्होंने कौन कौन से तरीके अपनाए। पहला तो उन्होंने यहाँ के लोगों को क्या समझाने का प्रयास किया, नहीं ये आइडिया उन्होंने काम लिया, द आइडिया ऑफ ले पैट्रे, जिसको अपन बोलते हैं फादरलैंड, एंड ले सिटोइन, मतलब क्या हो गया, सिटीजन। यानी उन्होंने यहाँ के लोगों को यह समझाने का प्रयास किया कि ये जो अपनी जमीन है ये अपनी पितृभूमि है। जैसे हम हमारे देश के अंदर जमीन के लिए क्या कहते थे, मदरलैंड, मातृभूमि। इसी तरह फ्रांस के अंदर ये वर्ड काम में लिया गया, कौन सा वर्ड काम में लिया गया, फादरलैंड। और इसको किस रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है, ले पैट्रे के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। और सिटीजन को किस रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है, ले सिटोइन। ये भी ऑब्जेक्टिव आ सकता है, ध्यान रखना आप इस चीज का। ऐसा क्यों किया गया, ऐसा इसलिए किया गया ताकि जो जितनी भी कम्युनिटीज देश के अंदर रह रही है अगर वो यूनाइटेड होंगी तो ऑब्वियस सी बात है कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत सभी क्या करेंगे, बराबर बराबर अधिकारों का आनंद लेंगे, यानी सबको इक्वल राइट्स मिलेंगे। और इक्वल राइट्स मिलेंगे ही नहीं, वो उनको क्या कर पाएंगे, यूटिलाइज भी कर पाएंगे। तो ये चीज उन्होंने अपने देश के लोगों को समझाने की कोशिश करी कि ये अपना फादरलैंड है, अपन यहाँ के क्या है, सिटीजन है। अगर हम यूनाइटेड होकर रहेंगे तो अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन होगा और वो कॉन्स्टिट्यूशन सबको क्या करेगा, इक्वल राइट्स प्रोवाइड करेगा। तो एक तो तरीका उन्होंने ये काम में लिया। दूसरा तरीका क्या था, उन्होंने एक नया ट्राई कलर का क्या बनाया, फ्लैग डिजाइन किया। और ये फ्लैग उन्होंने किसकी जगह पर काम में लिया, जो रॉयल फ्लैग था ना, रॉयल स्टैंडर्ड को रिप्लेस करने के लिए। जैसे मोनार्की के अंतर्गत रहते थे तो अलग था, अब नेशन स्टेट वाला कंसेप्ट था। तो उन्होंने सोचा भाई नेशन स्टेट की बात हो रही है, अपने देश की बात हो रही है, तो अपना एक पर्टिकुलर क्या होना चाहिए, फ्लैग होना चाहिए। तो उन्होंने एक ट्राई कलर फ्लैग चूज किया ना, नया ट्राई कलर। मैंने बताया था फ्रांस का आपका कौन सा है, रेड है, व्हाइट है, ब्लू है, ये ट्राई कलर फ्लैग उन्होंने क्या किया, काम में लिया। किसकी जगह पर, रॉयल स्टैंडर्ड को रिप्लेस करने के लिए। इसके अलावा उन्होंने स्टेट जनरल को बदलकर उसका नाम क्या कर दिया, नेशनल असेंबली कर दिया। स्टेट जनरल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, नेशनल असेंबली कर दिया गया। जिसको मैंने कहा, जिसको इलेक्ट कौन करता था, जो एक्टिव सिटीजन्स की बॉडी थी। अगर आपको याद हो 9th क्लास के अंदर, तो एक्टिव सिटीजन के अंदर किन को इंक्लूड किया गया था, जिनके पास प्रॉपर्टी होती थी, जो टैक्स देते थे, है ना, जिनको आप एज ए रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट भी कर सकते थे और वो असेंबली को भी क्या करते थे, इलेक्ट करते थे। तो ये करा गया। स्टेट जनरल जो थी अलग अलग जगह, उनका नाम बदलकर अब मतलब एक पर्टिकुलर बॉडी बना दी गई, किस नाम से, नेशनल असेंबली के नाम से, जो मैंने यहां पर मेंशन किया है। तो एक तरीका उन्होंने ये बनाया कि भी हाँ, लोगों को ऐसे कलेक्टिव आइडेंटिटी वाली बात, जैसे यानी लोग अपने आप को कॉमन फील करें, तो अपन क्या करते हैं, स्टेट जनरल का नाम बदलकर क्या कर देते हैं, नेशनल असेंबली कर देते हैं, कि सबके लिए एक क्या होगी, बॉडी होगी। उसके बाद देखिए, उसके अलावा वो हिम्स कंपोज करते हैं, उसके अलावा ओथ ली जाती है, शपथ ली जाती है। इसके अलावा ये जो नेशन स्टेट वाला जो प्रोसेस है, इसमें जो लोग मतलब कि वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं या जो शहीद हो जाते हैं, उनको भी क्या किया जाता है, सम्मानित किया जाता है, यानी उनको भी श्रद्धांजलि दी जाती है। ये सब किसके नाम पर हो रहा था, जैसे मैंने कहा ना कि फ्रेंच रेवोल्यूशनरी नेशन वाला कंसेप्ट लेके चल रहे थे, तो ये सब किस नाम पर हो रहा था, जो भी अपन ये तरीके काम में ले रहे हैं, चाहे वो ले पैट्री या ले सिटोइन वाला हो, चाहे फिर वो नेशनल असेंबली बनाने वाला हो, चाहे फिर वो हिम्स कंपोज करने वाला हो। जैसे आपको पता है कोई भी देश है जब वो नेशन स्टेट बनता है तो उसके लिए कोई ना कोई स्तुति गान तो होता ही है। जैसे हमारा नेशनल एंथम है, नेशनल सॉन्ग है, वैसे ही फ्रांस के लिए भी क्या किए गए, हिम्स कंपोज किए गए और शपथ ली गई कि अपने को क्या करना है, अपने देश को कैसे भी करके क्या करना है, आजाद कराएं, मोनार्की से मुक्त करवाना है। ये चीजें
इसके अलावा क्या तरीका काम में लिया उन्होंने, एक उन्होंने सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है ना वो अडॉप्ट किया। मोनार्की वाला सिस्टम था ना, बोला ये सिस्टम खत्म होना चाहिए। जब नेशन स्टेट वाला कंसेप्ट लेके चलने हैं तो अपने को एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम भी कैसा बनाना चाहिए, केंद्रीकृत बनाना चाहिए, सेंट्रलाइज्ड बनाना चाहिए। और उसके पीछे जो मेन मकसद था वो भी मैंने लिखा हुआ है। ऐसा इसलिए किया गया ताकि जितनी भी फ्रांस की टेरिटरी के अंदर जितनी भी टेरिटरीज आ रही है फ्रांस के अंतर्गत, जितने भी क्षेत्र उसके अधीन आ रहे हैं, उसमें रहने वाले जो नागरिक हैं उन सभी के लिए यूनिफॉर्म लॉज बनाए जा सके, यानी एक समान कानून बनाए जा सके। क्योंकि कलेक्टिव आइडेंटिटी की बात हो रही है, अगर आप सबके लिए अलग अलग कानून बनाते हो अलग अलग टेरिटरीज के आधार पर, तो कॉमननेस वाली बात नहीं आती है। क्योंकि इससे जो नेशन वाला कॉन्सेप्ट है, नेशन स्टेट वाला जो कॉन्सेप्ट है, वो क्या होता है, फिर डाउन जाता है। तो उन्होंने सोचा कि ऐसा करना चाहिए कि अपने को क्या करना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को सेंट्रलाइज करना चाहिए, ताकि जितनी भी टेरिटरीज फ्रांस के अंतर्गत आ रही हैं उन सभी के लिए अपन एक समान क्या कर सके, कानून बना सकें। तो एक तरीका उन्होंने ये काम में लिया। आ गया समझ में क्या बताया मैंने, एक जैसे कानून बनाने के लिए सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को क्या किया गया, यूज में लिया गया। आगे देखिए इसके अलावा और क्या करा उन्होंने, जो भी इंटरनल कस्टम ड्यूटीज थी और ड्यूज जो थे, यानी जितने भी सीमा शुल्क लिए जाते थे आंतरिक रूप से, या फिर जो मैनोरियल ड्यूज थे, उन सभी को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया कि किसी से किसी प्रकार की कस्टम ड्यूटीज ना ली जाए। इंटरनल की बात हो रही है, एक्सटर्नल की बात नहीं हो रही है। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज ना ली जाए, जो किसानों के ऊपर जो भी मान लो कर्जा है वो कर्जा भी क्या कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। तो एक तरीका उन्होंने ये भी काम में लेने का प्रयास किया ताकि लोगों को नेशन के अकॉर्डिंग वो कॉमननेस फील हो सके। इसके अलावा उन्होंने और एक तरीका और अपनाया कि यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स अडॉप्टेड। मतलब क्या हुआ, अलग अलग टेरिटरीज थी तो अलग अलग टेरिटरीज के अंदर मेजरमेंट वाला सिस्टम भी अलग था, वेट वाला भी सिस्टम अलग था, आगे अपन पढ़ेंगे करेंसीज भी अलग अलग हुआ करती थी। तो उन्होंने प्रयास किया कि भाई ये अलग अलग ना हो, सभी जगह चाहे वो वेट की बात आए चाहे मेजर्स की बात आए, तो सभी जगह एक जैसा सिस्टम काम में लिया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है इस टेरिटरी के अंदर जब वजन तोला जा रहा है तो वो वेट अलग आ रहा है, दूसरी टेरिटरी के अंदर अलग आ रहा है। जैसे यहाँ पर 500 ग्राम आ रहा है, दूसरी टेरिटरी में वही कितना आ रहा है, 600 ग्राम आ रहा है। ऐसे मेजरमेंट की बात आ रही है, यहाँ पर 2.5 सेंटीमीटर आ रहा है, अगली टेरिटरी में वही मेजरमेंट कितना आ रहा है, 3.5 आ रहा है। तो ये भी अपन आगे पढ़ेंगे कि किस प्रकार से मेजरमेंट के लिए कौन सी इकाई काम में ली जाती थी। अगर आपने पढ़ा है तो आप मेरे को कमेंट करके बताएं कि मेजरमेंट करने के लिए कौन सी इकाई काम में ली जाती थी। और देखिए क्या होता है, इसके अलावा जो रीजनल डायलेक्ट्स होते हैं उनको डिस्कस किया जाता है और उसके स्थान पर जो फ्रेंच लैंग्वेज है उसको कॉमन लैंग्वेज डिक्लेयर करने का प्रयास किया जाता है। अब फ्रेंच लैंग्वेज को क्यों चुना गया, क्योंकि ये एक ऐसी भाषा थी जो यहाँ की जो पेरिस है, जो फिलहाल फ्रांस की राजधानी है, वहां पर इस भाषा को ज्यादातर बोला भी जाता था और ज्यादातर लिखने में भी काम में लिया जाता था। जबकि क्षेत्रीय बोलियां हैं उनको मुख्यतः बोलने के काम में लिया जाता था, इतना ज्यादा उनको यूटिलाइज नहीं किया जाता था। तो उन्होंने कहा कि रीजनल डायलेक्ट्स हैं इनको थोड़ा कम प्रयोग करो और ज्यादा से ज्यादा आप कौन सी भाषा का प्रयोग करो, फ्रेंच लैंग्वेज का प्रयोग करो, ताकि वो नेशन के अकॉर्डिंग एक कॉमननेस यानी आपकी कॉमन आइडेंटिटी बन सके। जैसे कि हम हैं, अगर हम किसी दूसरे देश में जाते हैं तो अगर हमसे पूछा जाता है तो अपन ये नहीं बोलते अपन इस कास्ट के हैं या इस रिलीजन को अपन ने अडॉप्ट कर रखा है, अपन सीधा क्या बोलते हैं कि हम क्या हैं, इंडियंस। तो ये हमारी एक क्या है, कलेक्टिव आइडेंटिटी है। तो वो कलेक्टिव आइडेंटिटी जो है ना लोगों में मतलब क्रिएट करने के लिए ही वो लोग ऐसा कर रहे हैं कि आप जो है ना रीजनल डायलेक्ट्स को तो कम प्रयोग में लो और एक कॉमन भाषा रखो, फ्रेंच लैंग्वेज को आप ज्यादा से ज्यादा क्या करो, प्रयोग करो, ताकि आपके अंदर वो कलेक्टिव आइडेंटिटी वाली फील आए। तो एक तरीका उन्होंने ये किया। तो अगर आपसे ये सवाल पूछा जाता है जो मैंने बताया कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज हैं उन्होंने फ्रांस के लोगों में ये कलेक्टिव आइडेंटिटी जनरेट करने के लिए उन्होंने कौन कौन से मेजर्स है ना और प्रैक्टिसेस यूज में ली, तो ये पॉइंट आपको बताने जो अपन ने स्टेप टू स्टेप पढ़े हैं, जिसमें ले पेट्रे ले सिटीजन वाला ले सिटोयन वाला पढ़ा अपन ने। उसके अलावा अपन ने ट्राई कलर फ्लैग जो है उसको रॉयल स्टैंडर्ड के साथ रिप्लेस करना,
उसके बाद में अपने स्टेट जनरल का नाम बदलकर नेशनल असेंबली किया गया। उसके अलावा हिम्स कंपोज किए गए, ओथ ली गई, जो मार्टियर्स थे उनको श्रद्धांजलि दी गई, और ये सब किसके नाम पर हो रहा था? नेशन के नाम पर। सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम अडॉप्ट किया गया ताकि सभी टेरिटरीज के अंदर रहने वाले सिटीजन्स के लिए यूनिफॉर्म लॉज बनाए जा सके। इसके अलावा इंटरनल कस्टम ड्यूटीज और ड्यूज अबोलिश कर दिए गए, और यूनिफॉर्म सिस्टम बनाने के लिए वेट और मेजर्स का वो अडॉप्ट किया गया कि सभी जगह यूनिफॉर्म सिस्टम होना चाहिए। इसके अलावा रीजनल डायलेक्ट्स को डिस्कस किया गया, और पेरिस के अंदर जो फ्रेंच लैंग्वेज थी जो बोली जाती थी और लिखी जाती थी उसको एज ए कॉमन लैंग्वेज अडॉप्ट किया गया। तो ये अब जब ऐसा हुआ तो जो एक फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज थे इनके दिमाग में एक विचार आया, अरे अपन तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है, कि अपन तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम ऐसे लोगों की मदद कर रहे हैं जो मोनार्की से जब मतलब बहुत ज्यादा परेशान है, और हम ऐसा करके उनका अपना नेशन बनाने में हम उनकी क्या कर सकते हैं? मदद कर सकते हैं। तो देखिए उन्होंने यही रेवोल्यूशनरीज जो थे उन्होंने ये डिक्लेयर किया, इट वॉज द मिशन एंड द डेस्टिनी ऑफ फ्रेंच नेशन टू लिबरेट द पीपल ऑफ यूरोप फ्रॉम ए डेस्पोटिज्म। डेस्पोटिज्म मैंने बताया था निरंकुशवादी शासन, ठीक है। तो क्या कहा? ये हमारा मिशन है, फ्रेंच रेवोल्यूशनरी ने डिक्लेयर किया ये हमारा मिशन है, ये हमारी डेस्टिनी है, किसकी? फ्रेंच नेशन की, यानी फ्रांस की, कि वो क्या करे? जो लोग हैं कहाँ के? यूरोप के, उनको डेस्पोटिज्म से क्या करना है? लिबरेट करना है, यानी निरंकुशवादी शासन है उससे उनको क्या करवाना है? आजाद करवाना है। दूसरे शब्दों में हमें जो यूरोप के लोग हैं उनको डेस्पोटिज्म से मुक्त करा के और उनका नेशन स्टेट बनाने में हमें उनकी क्या करनी है? हेल्प करनी है। ये किन्होंने डिक्लेयर किया? ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज थे उन्होंने ये घोषणा करी, ठीक है, फ्रांस के अकॉर्डिंग। और देखिए अगला और टॉपिक ये हो गया आपका, जो फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज थे उन्होंने क्या डिक्लेयर किया। ये वाला क्वेश्चन अलग से बनेगा, ऊपर वाला अलग है। और देखिए एक और क्वेश्चन, व्हेन द न्यूज ऑफ द इवेंट्स इन फ्रांस रीच द डिफरेंट सिटीज ऑफ यूरोप, तब व्हाट हैपेंड, यानी जो ये अलग अलग इवेंट हो रहे थे फ्रांस के अंदर रेवोल्यूशन के अकॉर्डिंग, तो जब इन घटनाओं का जिक्र यूरोप के अलग अलग शहरों में पहुंचा तब क्या हुआ? तो क्या हुआ वो यहां मैंने मेंशन कर रखा है कि जो स्टूडेंट्स थे और जो दूसरे मेंबर्स थे एजुकेटेड मिडिल क्लास के, उन्होंने जैकोबिन क्लब्स बनाने शुरू कर दिए। आपने 9th क्लास में ही पढ़ा था अगर याद हो, मैक्सिमिलियन रॉबस्पायर का नाम याद हो आपने को, जैकोबिन क्लब उन्होंने बनाया था, और वो जैकोबिन क्लब का शासन भी आया था अगर आपको याद हो तो 1792 से 1792 टू 1794, जिसको रीन ऑफ टेरर भी कहा जाता है, आपने पढ़ा था, क्योंकि उस समय ग्लूटीन की सजा देना, फरसा लटका दिया जाता था, फिर नीचे व्यक्ति को रख दिया जाता था, फिर उसकी नाड़ के ऊपर आकर गिरता था, वो नाड़ कट जाती थी, वो वाली चीज। तो जैकोबिन क्लब जो है ना उन्होंने क्या करने शुरू कर दिए? बढ़ाने शुरू कर दिए। इन्होंने करे जो स्टूडेंट्स थे या जो एजुकेटेड मिडिल क्लास के जो अदर मेंबर्स थे उन्होंने। इससे क्या हुआ? जो ये एक्टिविटीज हो रही थी किनके द्वारा? इन स्टूडेंट्स के द्वारा और एजुकेटेड मिडिल क्लास के जो लोग थे उनके द्वारा जो गतिविधियां हो रही थी, जो जो इनके द्वारा कैंपेन चलाए जा रहे थे या अभियान चलाए जा रहे थे, इससे क्या हो रहा था? एक रास्ता तैयार हो रहा था। किनके लिए रास्ता तैयार हो रहा था? मैंने लिखा हुआ है फ्रेंच आर्मीज के लिए। किनके लिए हो रहा था वो रास्ता तैयार? फ्रेंच आर्मीज के लिए, कि भाई वो धीरे धीरे यूरोप के जो दूसरे देश है वहां भी वो मूव कर सके। मूव करने का मतलब क्या हो गया? कि वो वहां भी आए और वहां के लोगों का नेशन स्टेट बनने में उनकी क्या करें? मदद करें। देखिए कौन कौन सी जगह, जैसे हॉलैंड है, बेल्जियम है, इसके अलावा स्विट्जरलैंड है, और अधिकतर इटली वाला पार्ट। और ये कब की बात है? 1790s की बात है, जो एक कैंपेन चलाए गए, जो एक्टिविटीज की गई ताकि इन फ्रेंच आर्मीज के लिए क्या करे? रास्ता तैयार हो सके। अब ये इनको यहाँ क्यों बुलाना चाहते थे? अभी अपन ने क्या कहा पढ़ा था कि इन रेवोल्यूशनरीज ने क्या डिक्लेयर किया था कि ये हमारा मिशन या डेस्टिनी है, किसकी? फ्रेंच नेशन की, कि जो यूरोप के लोग हैं हमें उसको डेस्पोटिज्म से क्या करना है? लिबरेट करना है, उनको आजाद करवाना है। इसीलिए इनके लिए क्या कर रहे थे? एक रास्ता तैयार कर रहे थे ताकि ये लोग यहाँ भी आए और इनकी नेशन स्टेट बनाने में क्या करें? मदद करें। ठीक है, अलग अलग टेरिटरीज के अंदर। ये जो पढ़ रहे हैं अपन बेल्जियम, हॉलैंड वगैरह, ये पहले किसकी टेरिटरीज हुआ करती थी? फ्रांस की टेरिटरीज हुआ करती थी। यानी ये सारे के सारे टेरिटरीज फ्रांस के अंडर थी, अधीन थी। और देखिए
विद आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशनरी वॉर्स, अब जैसे जैसे रेवोल्यूशन होने लग गया, रेवोल्यूशन वॉर होने लग गए, तो जो फ्रेंच आर्मीज थी बिगेन टू कैरी द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म अब्रॉड, धीरे धीरे फिर ये जो नेशनलिज्म वाला आइडिया था नेशन स्टेट को लेकर, फिर इसको दूसरे देशों में भी क्या किया जाने लग गया, एक्सपोर्ट किया जाने लग गया। किन के द्वारा, अभी मैंने मेंशन किया है, फ्रेंच आर्मीज के द्वारा। तो ये था अपना आज का टॉपिक, जिसमें अपन ने अलग अलग क्वेश्चन पढ़ने का प्रयास किया। पहला क्वेश्चन, फ्रेंच रेवोल्यूशन कब हुआ, 1789 के अंदर। एब्सोल्यूट मोनार्क वाला जो सिस्टम है कब तक था, 1789 तक था। फिर 1789 में रेवोल्यूशन हुआ तो चेंज आए, किस तरह के चेंज आए, पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज। इससे क्या हुआ, मोनार्की वाला जो सिस्टम है उससे जो पावर है वो कहाँ ट्रांसफर हुई, जो फ्रेंच सिटीजन उनकी बॉडी के अंदर। इसके अलावा जो अभी अभी मैंने क्वेश्चन बताया था कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज थे उन्होंने फ्रांस के लोगों के अंदर वो कलेक्टिव आइडेंटिटी वाला सेंस जनरेट करने के लिए कौन कौन से मेजर्स काम में लिए, वो ये सारे मैंने बार बार रिपीट कर ही दिए आपको। एक क्वेश्चन आपका ये हो गया कि जो रेवोल्यूशनरीज थे उन्होंने क्या डिक्लेयर किया। एक क्वेश्चन ये आपका ये हुआ कि जब ये इवेंट्स हो रहे थे फ्रांस के अंदर, जब ये यूरोप के अलग अलग शहरों में पहुंचे तो क्या हुआ। एक क्वेश्चन आपका ये हो गया कि जो आउटब्रेक हुआ रेवोल्यूशन का, तो आउटब्रेक होने के बाद जो है फिर जो फ्रेंच आर्मीज थे इन आइडियाज को, नेशनलिज्म वाले आइडियाज को कहाँ इन्होंने एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। तो ये आपके क्वेश्चन भी रहेंगे इस टॉपिक के अकॉर्डिंग। इन क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से तैयार करें और जिसका आंसर आपको अच्छी तरह से आता है वो कमेंट्स के थ्रू आप मेरे को देने का प्रयास करें, ताकि ये मेहनत मेरी जो है वो सफल हो सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इसको अच्छी तरह से वीडियो को वॉच करें, कोई कमी रह जाए तो बार बार इसको देखें ताकि आपकी सारी कमियां दूर हो सकें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर करना ना भूलें, और कोई नया है तो वीडियो को मतलब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल वाला जो नोटिफिकेशन वाला जो बेल है उसको भी प्रेस करें, ताकि जब मैं नया वीडियो डालूं तो वो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच।